नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में केंद्रीय बजट पर चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू विमान पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी बनाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का निलंबन इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ाया। देश में कोविड टीकाकरण 167 करोड़ 21 लाख के आंकड़े के पार। फाइजर और बायोएनटेक ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण के लिए आपात उपयोग अधिकार मांगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 17 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। भारतीय कप्तान मिताली राज आईसीसी एक दिवसीय महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस महान कवि और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने महान कृति पंचाली सभाथम की रचना की थी, जिसमें भारत को द्रौपदी, ब्रिटिश शासन को कौरव और स्वतंत्रता सेनानियों को पांडव के रूप में चित्रित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुब्रमण्यम भरतियार। तमिलनाडु के सुब्रमण्यम भरतियार एक समर्थ कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। राष्ट्रवाद और भारत की स्वतंत्रता पर उनकी कविताओं और गीतों ने तमिलनाडु में बड़ी संख्या में लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और हमारे भाग्यशाली विजेता हैं लोधी कॉलोनी दिल्ली के स्वप्निल श्रीवास्तव। नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल है। मैं एक छात्र हूँ। मैं आकाशवाणी पर समाचार प्रतिदिन सुनता हूँ, जिसके कारण से मुझे काफी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, खासकर युवाओं को, अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा और मेरी यही इच्छा है कि इस महोत्सव पर हम सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को और अच्छे से जान पाएं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और इस महोत्सव में हम खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 7 फरवरी को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में जन हितैषी और प्रगतिशील बजट पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें ऋण सुनिश्चित करना, रिकॉर्ड समर्थन मूल्य, खाद्य प्रसंस्करण और स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कठिन परिश्रमी छोटे किसानों को सरकार के इन उपायों से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आज के आत्मनिर्भर भारत का बजट देश के विकास पथ में नई ऊर्जा और शक्ति लाएगा, विशेषकर ऐसे समय में जबकि हम वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से अधिक बुनियादी ढांचा विकास, अधिक निवेश, अधिक वृद्धि और रोजगार के अवसर
सुनिश्चित होंगे। ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट दूर दराज पर्वतीय राज्यों और गंगा नदी के तटवर्ती राज्यों के लिए विकास जरूरतें पूरी करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समग्र और समावेशी विकास के हमारे लक्ष्य के अनुरूप है। लोकसभा और राज्यसभा में आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में सांसद हरीश द्विवेदी प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि संसद सदस्य कमलेश पासवान इसका समर्थन करेंगे। राज्यसभा में गीता शाह के प्रस्ताव पेश करेंगी और श्वेत मलिक इसका समर्थन करेंगे। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें प्रधानमंत्री ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत एट 75 से भारत एट 100 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे हासिल करने के लिए रोजगार सृजन, पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर खास जोर दिया गया है। बजट में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। अवसंरचना विकास के लिए पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता ने आम बजट 2022 को विकासोन्मुखी बताया है। ये जो बजट है ये बिल्ड कर रहा है लास्ट ईयर के बजट से, और एज अ बिजनेस कम्युनिटी जो हमें चाहिए वो रहती है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट्स, और नए टैक्सेस नहीं इंट्रोड्यूस किए। नए 6.4% जो डेफिसिट है आने वाले साल के लिए वो भी सही है, क्योंकि जब तक प्राइवेट कंजम्पशन ना बढ़े, जब तक प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर ना बढ़े, तब तक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बहुत जरूरत होती है। जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% से आउटले इंक्रीज किया, वो देश के लिए एब्सोल्युटली राइट थिंग है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो और नौकरियां बढ़े, उस सब के लिए काफी हेल्प रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में केंद्रीय बजट पर चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू विमान पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी बनाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का निलंबन इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ाया। देश में कोविड टीकाकरण 167 करोड़ 21 लाख के आंकड़े को पार कर गया। फाइजर और बायोएनटेक ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण के लिए आपात उपयोग अधिकार मांगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 17 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। भारतीय कप्तान मिताली राज आईसीसी एक दिवसीय महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू विमान पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी योजना में बदलने का फैसला किया है। श्री सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि ये भारत की नारी शक्ति की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक रिपोर्ट।
भारतीय वायुसेना महिलाओं सहित युवाओं को शामिल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रेरक उपाय करती है। प्रायोगिक तौर पर कुल 16 महिलाओं को लड़ाकू विमान पायलट के रूप में शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल केंद्र को महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। 2018 में वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह ने इस साल गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते हुए देश की लड़की का ध्यान खींचा और उनकी कल्पना को उड़ान दी। निश्चित तौर पर महिलाओं का लड़ाकू विमान पायलट बनने का स्वप्न साकार हो रहा है। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का निलंबन इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिया है। सरकार ने अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की अनुमति भी इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। दिव्यांगजन और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट जारी रहेगी। देश में कोविड टीकाकरण 167 करोड़ 21 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 50,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 29 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। औषधि कंपनियां फाइजर और बायोएनटेक ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए आपात उपयोग अधिकार मांगा है। फाइजर कंपनी ने एक वक्तव्य में कहा कि ये वैक्सीन डोज 6 महीने से 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए जरूरी होंगे। इससे उनमें मौजूदा और संभावित कोविड वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। अनुमति मिल जाने पर फाइजर और बायोएनटेक का टीका 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध पहला कोविड वैक्सीन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस सूची में लखनऊ की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पार्टी ने लखनऊ की विभिन्न सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। लखनऊ को भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है और पिछले चुनाव में पार्टी ने यहां 9 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी ने 3 मौजूदा विधायकों लखनऊ कैंट से सुरेश तिवारी, बीकेटी से अविनाश त्रिवेदी और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। योगी सरकार के एक अन्य मंत्री ब्रजेश पाठक इस बार लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व पुलिस अधिकारी और हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले राज राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जया देवी को बीजेपी ने मलिहाबाद सुरक्षित सीट से अपना प्रत्याशी चुना है। समाजवादी पार्टी ने भी कल ही राजधानी लखनऊ की सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। पार्टी ने कल कुल 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के बदायूं में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत में पार्टी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत, शामली और गाजियाबाद जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी आज आगरा जिले में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कुल 866 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। इस चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कल 362 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इनकी जांच आज होगी और 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। गोवा में चुनाव आयोग ने 9,590 दिव्यांग और 80 वर्ष से ऊपर के 2,997 से अधिक मतदाताओं की पहचान की है। इन लोगों ने घर से वोट देने का विकल्प चुना है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कुणाल ने बताया कि चुनाव आयोग की टीम इन लोगों के घर जाकर उनका गोपनीय मतदान पत्र एकत्र करेगी। राज्य में इस बार 11,65,522 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है।
ये दिवस प्रत्येक वर्ष पृथ्वी के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 1971 में 2 फरवरी को ही ईरान के रामसर में वेटलैंड्स कन्वेंशन को मान्यता मिली थी। इस वर्ष के अभियान का लक्ष्य नम भूमि के संरक्षण के लिए कार्रवाई का आह्वान करना है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। एंटीगुआ में मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय कप्तान यश ढुल और 5 अन्य खिलाड़ी पहले मैच के बाद कोरोना संक्रमित हो गए थे।